हेलो एवरीवन। आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स करने से पहले हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि साउंड क्या देखी थी हमने। साउंड जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड आपको पता है कि मैंने जो आपको टू एंड फ्रो का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो आपकी साउंड है वो ट्रेवल करती है इन टू एंड फ्रो मोशन। कैसे? जैसे ये एयर है, एयर में आपके कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये आपका कोई सोर्स है जहाँ से साउंड निकलेगी और ये आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचेगी, ठीक है। एक पर्सन ये है जो कुछ बोल रहा है और सेकंड पर्सन ये है जिसने वो साउंड को सुनना है। तो वो आप जो आपकी साउंड है वो कैसे ट्रेवल करेगी? इसने कुछ बोला, ठीक है, वो एनर्जी जो होगी वो जाएगी इस पार्टिकल के पास। ये पार्टिकल क्या करेगा? सेकंड को ट्रांसफ़र करेगा वो एनर्जी, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। सेकंड वाला क्या करेगा? थर्ड के पास जाएगा, फिर अपनी पोजीशन पे बैक आ जाएगा। टू एंड फ्रो, ठीक है, मतलब पहले फॉरवर्ड जाएगा एंड देन रिवर्स बैक अपनी डायरेक्शन पे आएगा। टू एंड फ्रो मोशन जो है वो अगर आप देखोगे इन केस ऑफ पेंडुलम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक आपका पेंडुलम है, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया? आपने इसको हिलाया तो ये क्या करता है? इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में वापस आया। आपकी जो वॉल क्लॉक्स होती है उनके नीचे भी लगा होता है ना एक पेंडुलम, वो भी क्या करता है? ऐसी ऑसिलेशंस करता है टू एंड फ्रो मोशन पे, पहले फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड। यही टू एंड फ्रो मोशन का कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ कहाँ पे? साउंड में, ठीक है। और सेकंड चीज हमने क्या देखी थी? जो आपकी साउंड वेव होती है वो कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड लॉन्गिट्यूडनल में आपने क्या देखा था? हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में पढ़ा था क्या? कंप्रेशन एंड रेफ्रिक्शन, राइट। कंप्रेशन क्या होता है कि जो आपकी ओरिजिनल वेव है, ओरिजिनल वेव के कंपैरिजन में जब आपके जो एयर पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू ओरिजिनल, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन। एंड रेफ्रिक्शन में क्या होता है? जो डेंसिटी रहती है आपके एयर पार्टिकल्स की एज कंपेयर टू ओरिजिनल वेव फॉर्म, वो क्या रहती है? लो, दैट इज रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन में क्या होता है? जैसे एनर्जी मिली फर्स्ट पार्टिकल को, वो क्या करेगा? सेकंड को अप्लाई करेगा ना, उसके अप्लाई करने से क्या होगा? दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। जैसे वो जिस एनर्जी के साथ वो आगे ट्रांसफर करेगा, जिस एनर्जी के साथ वो सेकंड वाले के साथ कोलाइड करेगा, ठीक है ना, जिस फोर्स से तो वो कोलाइड कर उससे क्या होगा? बाकी सभी को भी कोलिजन होगा। वो जब वो सारी कोलिजन होना स्टार्ट होगी उस प्रोसेस को आप कंप्रेशन कहते हैं। और जब वो अपनी बैकवर्ड पोजीशन पे वापस आता है उसको आप क्या कहते हो? उस टाइम क्या हो जाता है? कोलिजन नहीं होती ना उससे, जब वो वापस आ रहा होता है तो कोई कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन होती है जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो कोई कोलिजन नहीं होगा। तो पार्टिकल्स क्या होंगे उस टाइम? उनकी डेंसिटी जो होगी वो लो होगी इन केस ऑफ रेयर फ्रैक्शन, राइट। और यही कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है किसमें? साउंड वेव में। तो अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कि साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, तो आपका आंसर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और आपने जो पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव का भी आपको पता है मैंने क्या बताया था? ट्रांसवर्स वेव में हमने क्या पढ़ा था? क्रस्ट एंड ट्रफ। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कोई वाटर पॉन्ड है, ठीक है। आपने क्या किया?
आपने कोई स्टोन लिया और उसको जब हम ऐसे थ्रो करते हैं तो उससे क्या होता है, वेव जनरेट होती है ना, वेव जनरेट होगी ऐसे, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। ये इसका रहता है क्रस्ट, ये रहता है ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, राइट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आज हम देखेंगे अपने कि हमारी साउंड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 में है हमारा एम्पलीट्यूड, नंबर 2 है हमारी फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 में आएगा हमारा टाइम पीरियड, नंबर 4 इज wavelength, number 5 is loudness and pitch। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वेव बना के दिखाती हूँ। ये है आपकी वेव। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होती है आपकी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या मतलब हुआ, योर स्टेबल स्टेट, राइट। एंड वाई एक्सिस क्या है आपका, जो आपका वाई एक्सिस है दैट इज, इस पे शो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा है, आपको तो एक बात तो आपको ये पता है कि वेव के हर पॉइंट के ऊपर आपके एयर पार्टिकल्स, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी वेव के हर पॉइंट पे क्या है, आपके एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इसी डायग्राम को यूज करके हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर 1 पे हमारा है एम्पलीट्यूड। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे अपने एम्पलीट्यूड को। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, देखिए, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मैंने आपको क्या बोला, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है इनकी पार्टिकल्स की, ये जहाँ पे आपके क्या है, स्टेबल है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो स्टेट होती है जहाँ पे आपके पार्टिकल्स जो हैं वो एक स्टेबल स्टेट पे रहते हैं। तो एम्पलीट्यूड हमें क्या बताता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल्स की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, आपके इक्विलिब्रियम स्टेट से, वो जितना डिस्प्लेसमेंट उनका होगा उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने कुछ बोला, ठीक है, मैंने कुछ साउंड निकाली, जितनी ज़्यादा साउंड होगी या जितनी ज़्यादा साउंड एनर्जी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी से मैं बोलूँगी, वो क्या करेगा पार्टिकल, उसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतनी दूर तक जाएगा ना, वो उतनी दूर तक जाएगा सेकंड पार्टिकल के पास। जितना ज़्यादा आपके डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो ये क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम से पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये है ना, इस चीज़ को आप क्या कहोगे, एम्पलीट्यूड। इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अब आपको पता है कि 1
टू एंड फ्रो मोशन इज इक्वल टू वन वेव, है ना। ये वन वेव है, टू एंड फ्रो मोशन, ये टू एंड फ्रो मोशन, इसको क्या कहोगे आप? इसको आप कहोगे वन वेव। और जो आपकी वन वेव होती है वो बराबर होती है वन ऑसिलेशंस के बराबर, ठीक है ना। देखिए ये पेंडुलम है, ये गया यहाँ पे, फिर आया वापस, टू एंड फ्रो डायरेक्शन, ये ऑसिलेशन ही हुई ना। तो वन वेव किसके बराबर होती है आपकी? वन ऑसिलेशन के बराबर। समझ गए आप? ये था आपका एम्पलीट्यूड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी आपकी होती है कि नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल और कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, हमने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 सेकेंड में। फॉर एग्जांपल ये 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड में आपके इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये क्या है आपकी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, ये भी हो सकती है फ्रीक्वेंसी कि 1 सेकेंड में अगर इतने आपकी वेव्स प्रोड्यूस, कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, तो आप इसको क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितनी ज्यादा ऑसिलेशंस होंगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। ये ऑसिलेशंस ही है ना आपकी, जितनी ज्यादा ऑसिलेशंस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब देखो इसका जो यूनिट रहता है आपका फ्रीक्वेंसी का, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है आपका, हर्ट्ज। ये था आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट इज योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होगा आपका कि एक कंप्लीट ऑसिलेशंस को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको आप क्या कहोगे, टाइम पीरियड। एंड द एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज, टाइम का क्या यूनिट रहता है, सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और उसके बाद एक बात आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। Now our next is wavelength. Right. अब देखो वेवलेंथ क्या होती है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, लेंथ ऑफ वेव। लेंथ ऑफ वेव, ये आपकी ये कोई वेव है। अब हमने अगर फाइंड आउट करनी होगी कि इस वेव की कितनी लेंथ है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब वेवलेंथ कैसे मेजर करते हैं, हम क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ वन वेव, ये 1 है ना, ये आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ गई आपकी 1 वेव, तो इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ, किसको, वेवलेंथ को। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस होगा उसको आप क्या कहोगे, वेवलेंथ। इसके अलावा हम क्या करते हैं, 2 सक्सेसिव क्रस्ट या 2 सक्सेसिव ट्रफ, उनके ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है,
ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। अब टू सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी आप क्या कहते हो, वेवलेंथ, या फिर टू सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी आप क्या कहते हो, वेवलेंथ। एंड यू नो दैट वन वेव इज इक्वल्स टू वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ, राइट। ये था आपका वेवलेंथ।